હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. દિવાળીના વેકેશન પછી તમારા સૌનું ફરીથી એકવાર ઓનલાઈન ક્લાસીસમાં સ્વાગત છે. આઈ હોપ તમે બધાએ દિવાળીનું વેકેશન ખૂબ જ એન્જોય કર્યું હશે. તો ફરીથી એકવાર આપણે હવે અભ્યાસક્રમમાં આગળ વધીશું. સેમિસ્ટર 1ની એક્ઝામ હવે પછીની ડેટમાં લેવાની હોવાથી આપ સૌ સરખી રીતે એની તૈયારી કરશો એવી આશા સાથે આપણે આજે ફરીથી એક નવા પાઠની શરૂઆત કરશું. आज हम लोग आपके हिंदी के पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ छे मेरी बीमारी श्यामा ने ली, इस पाठ का अभ्यास करेंगे. ये जो कृति आपको आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है वह हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित कृति है. आप सब लोग हरिवंश राय बच्चन को जानते ही होंगे. हमारे फिल्म जगत के सुपरस्टार श्री अमिताभ बच्चन जी के पूजनीय पिताजी, उनका नाम है हरिवंश राय बच्चन जी. वह एक लेखक थे. उन्हें अलग अलग हिंदी साहित्य में कृतियाँ लिखने में बहुत ही मज़ा आता था. हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया. हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है. छायावादोत्तर काल में कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी है. भारत में एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था. प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी. मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलन, कवि गोष्ठी आदि में होता था. लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोहन पेटस नामक कवि के समग्र वाड्यम पर आपने पीएचडी की है. केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है. आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं. तीर पर कैसे रुक में आज लहरों का निमंत्रण और इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों की जबान पर है. मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है. तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है. मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथांश है जो क्या भूलूं क्या याद करूं इसमें से लिया गया है. देखिए उनका मेरी बीमारी श्यामा ने ली
ये आत्मकथांश है। ये उन्होंने अपनी एक साहित्य क्या भूलूं क्या याद करूं उसमें से एक अंश यहाँ पर हमारे पाठ्य पुस्तक में लिया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पतिभक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, जो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रगटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ इस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। देखिए, आपको इस छोटे से जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें से पता चलता है कि यह पूरी आत्मकथा जो हरिवंश राय बच्चन है उनकी पत्नी श्यामा की बीमारी से जुड़ा हुआ है, कि उसे कोई दर्दनाक बीमारी होती है और उससे ही जुड़ी हुई बातें हमें इस पाठ में देखने को मिलेगी। तो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था। देखिए, दुलारने वालों में न था। यहाँ पर जो लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी, वह कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी है वह दुलारने वालों में से न था, यानी कि लाड़ प्यार करना, दुलारना, तो अपनी बीमारी को लाड़ प्यार करके उसे बढ़ावा देने वालों में से नहीं था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। यानी कि वह कहते हैं कि मैं अपनी बीमारियों के प्रति पहले से ही निर्भय, यानी कि वो उसको अपनी बीमारियों के प्रति कोई भय नहीं था, कि अगर मुझे कोई बीमारी है तो मैं उससे लड़ने के लिए पहले से ही सज्ज हूँ, पहले से ही तैयार हूँ। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। देखिए, लेखक यहाँ गांधी जी के कोई लेख के बारे में बात करते हैं और वह कहते हैं कि उन्होंने कहीं पढ़ा था कि बीमार होना भी एक अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। देखिए, वह कहते हैं कि हमें ईश्वर ने इतना सुंदर शरीर दिया है और हम अच्छी तरीके से उसकी देखभाल नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम अपने शरीर के अपराधी हुए हैं। ये उनकी बात बिल्कुल सही है। हमें अपने स्वास्थ्य की, अपने शरीर की अच्छी तरीके से देखभाल करनी चाहिए, जिससे हम बीमार ना पड़े। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था।
अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। देखिए, अपराधी को जैसे दंड दिया जाता है, अपराधी को जैसे दंड दिया जाता है, वैसे ही वह यानी कि हमारे जो लेखक है, वह खुद भी अपने शरीर को दंड देते हैं। कोई छोटी मोटी बीमारियां उनको हो जाती थी, जैसे कि जुकाम, बुखार, खांसी, तो वह कभी भी खाट पर लेटते नहीं थे, यानी कि वह अपने शरीर को आराम नहीं देते थे। वह अपने शरीर से और भी काम लेते थे, यानी कि और भी कोई छोटा मोटा काम हो तो वह ऐसी छोटी मोटी बीमारियों में करते रहते थे। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पड़ता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरमचदगी है। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिससे गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरा विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उछलती करती। फिर से एक बार देखते हैं। मुझे भरे भुट्ट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। देखिए, वह जो अपराध अपने शरीर को देने की, अपने शरीर के द्वारा जो अपराधी को दंड दिया जाता है, वैसे ही वह कहते हैं कि एक बार उन्हें भी भरे भुट्ट बुखार यानी कि बहुत तेज बुखार हुआ करता था, तब भी वह रात की ट्यूशनों पर जाने की याद, यानी कि वह अपने बचपन में जब ट्यूशन में जाते थे, तब एक बार की बात है कि वह बीमार होने के बावजूद भी ट्यूशन पढ़ाने जाया करते थे। बुखार की गर्मी और तेजी में तो और जोश से पढ़ाता। उनको बुखार की गर्मी चढ़ती तो वह और तेजी से बच्चों को पढ़ाया करते थे। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? देखिए, यहाँ पर लेखक ने एक तर्क दिया है कि जो मजदूर, जो गरीब लोग होते हैं, वह रोज कमाकर रोज खाना खाते हैं। उन लोगों को बीमार पड़ने का अधिकार नहीं है। अगर वो लोग एक दिन भी बीमार पड़े रहे तो वो क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? बीमारी अमीरों की हरमचदगी है। देखिए, यहाँ पर जो बीमारी है वह अमीरों की हरमचदगी यानी कि हरामीपन, अमीरों का जो हरामीपन होता है, वह लेखक एक तरीके से बीमारी का नाम देते हैं कि वह लोग अपने हरामीपन से भी बीमारी को छोड़ते नहीं। बीमारी को ऐसा स्वरूप देते हैं कि यहाँ पर वही लोग होते हैं जो बीमार पड़ते हैं। गरीबों को उससे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। यानी कि यहाँ पर जो
लेखक बीमारी में बुखार की बात करते हैं तो जो बुखार है वह लेखक को एक तरीके से सहायक यानी कि अपने आप को एक सहायता देने वाला लगता था कि वह उनको प्रोत्साहित करता, एक तरह की आग लगाता और अपने आप को और काम करने के लिए प्रोत्साहित करता, जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता यानी कि उनको और जोरों से काम करने के लिए जो बुखार की ताप होता है, बुखार की आग होती है, वह उन्हें प्रोत्साहित करती और जोरों से काम करने के लिए, जिससे गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। यानी कि इन बुखार की आग से, उनकी ताप से उनका हृदय है वह पिघल जाता। एक तरह की भट्टी में जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उछलित करती। यानी कि ये जो तपते बदन में, बुखार में तपते बदन में जो लेखक के भाव होते हैं, विचार होते हैं, वह अलग अलग रूप से उनको उबाल देकर उछलित करते। यह मैं तो नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। देखिए, लेखक कहते हैं कि मैं पढ़ाया तो करता था, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं लिख भी सकता था, लेकिन हट करके, अदबदा कर यानी कि हट करके ज़बरदस्ती से मैं लिखता नहीं था। अगर लिखना चाहूँ तो भी बुखार उनके लिए बाधा नहीं बन सकता था। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था। अदबदा यानी कि हट करके, ज़बरदस्ती। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हसमामुल होते रहते थे। हस्ब मामूल यानी कि नित्य नियम अनुसार वह सब काम करते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ, बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था तो अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं वह कैसा बन पड़ा, इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। देखिए, बुखार की बात करते करते लेखक ने एक ब्रिटिश लेखक किपलिंग, यहाँ पर जो किपलिंग की आत्मकथा का यहाँ पर लेखक ने जो अनुवाद किया है, उसमें उनको याद करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में नहीं लिखा होता कि बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब बुखार होता था तब वह अच्छी कहानियाँ लिखता था, तो लेखक कहते हैं कि बुखार में भी अच्छे काम किए जा सकते हैं। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं वह कैसा बन पड़ा, इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। यानी कि बुखार में जो उन्होंने काम किया है, जो लिखा है, वह कैसा लिखा है, कैसा बन पड़ा है, उसका जो निर्णय है वह मैं नहीं दे सकता। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी दो चट्टाने की दो सबसे बड़ी कविताएं शास्त्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिसिफस बरकस हनुमान मैंने प्लूरिस में पढ़े पढ़े लिखी थी। देखिए, प्लूरिस ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी बीमारी है।
जो फेफड़े होते हैं उनमें पानी भर जाना, ये एक बीमारी है। तो लेखक कहते हैं कि जो 2 नोबेल पुरस्कार उन्हें मिले थे वह भी 2 चट्टान और सिसिफस, बरकस, हनुमान जैसे 2 बड़ी कविताएं लिखने पर ही मिले थे। वह भी उन्होंने प्लूरिस नामक जो बड़ी बीमारी थी उसमें ही पड़े पड़े लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित नहीं करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार शुखार आखिर कितने दिन चलता? विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। देखिए यहाँ पर ये एक मुहावरा है, मार के पीछे भूत भागे। मार के पीछे भूत भागे, ये आपको कहावत में दिया गया है। आपको ये कहावत के रूप में लेना है। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। यानी कि लेखक कहते हैं कि वह बुखार जैसी बीमारियों को पराजित करते थे और विश्राम तिवारी, यानी कि जो विश्राम तिवारी नामक लेखक थे, उन्होंने कहावत बनाई थी कि मार के पीछे भूत भागे। लेकिन लेखक कहते हैं कि मैंने यह प्रयोग सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार भागे, यानी कि बुखार में भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाए तो बुखार भी डरकर भाग जाता है। अगर बुखार की अवस्था में लेटे लेटे हम कोई काम नहीं करें तो वह शरीर को तोड़ देता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि बीमारी हो तब भी हमें अपने शरीर से काम लेना चाहिए। यह बुखार मामूली न था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। देखिए उन्होंने एक बार की बात की है कि जो छोटा मोटा बुखार था तब तो वह उसे हल्के स्वरूप में ले लेते थे और काम करते रहते थे, लेकिन अब की बार यह बुखार मामूली नहीं था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। यानी कि झकझोरना, हिला देना। जो 9 महीनों से उनको बुखार हुआ था तो इस बार उसने लेखक को हिलाकर रख दिया था। और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंस झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था। देखिए लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंस झटका मुझे दे गया था। यानी कि जब तूफान के आने से पहले जो शांति होती है, वैसे ही लेखक के जीवन में भी जो विध्वंस, यानी कि जो बहुत बड़ी बात होने वाली थी, वह उसके पहले की शांति का उन्हें अंदाज़ा हो गया था और उन्हें यह बीमारी झटका दे गई थी। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था। यानी कि जब उन्हें इन बीमारी का पता चला तब स्कूल बंद थे, वह सिर्फ ट्यूशनों में जाया करते
थे। उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। जब उनको ये बीमारी हुई तब लेखक को ट्यूशनों पर जाना पड़ता था। स्कूल बंद हो गया था और उनकी आमदनी कम हो गई थी, इसीलिए उन्हें ट्यूशन पर जाना पड़ता था। उन्होंने जो किताबों की बिक्री की थी उनमें भी अब नियमितता नहीं थी, यानी कि जो किताबें हैं वह भी अब नियमित रूप से बिक रही नहीं थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे। कर्ज यानी कि जो उन्होंने किसी के पास से पैसे लिए थे, इसलिए जो कर्ज था वह बढ़ता जा रहा था। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गया। देखिए, इस बार जो लेखक को बुखार हुआ था वह 10, 20 और कई महीनों तक चला था और ऐसे ही जुलाई आ गया था। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 सेल्सियस 102 के बीच। देखिए, लेखक कहते थे कि बुखार के साथ साथ ट्यूशन पर जाना नहीं होता था, दिन भर स्कूल में भी पढ़ाना होता था। बुखार का नमूना वही होता था कि सुबह उनको बुखार नहीं रहता था, लेकिन शाम होते ही 101 और 102 के बीच में बुखार हो जाता था। कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया, दवा बाटू, एक होम्योपैथ कह रहा था। लेखक कहते हैं कि ये जो बुखार है वह उन्हें दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। कभी कभी धीमी खांसी हो जाती थी और इसी बाद उन्होंने दवा शौकिया, दवा बाटू यानी कि दवा बांटने वाला जो होता है उनके साथ साथ होम्योपैथ कह रहा था, यानी कि होम्योपैथिक से भी उन्होंने दवाइयाँ लेना शुरू कर दिया था। कभी कभी सोचता, क्या मुझे तपेदिक हो गया है? तपेदिक यानी कि क्षय, जो बहुत सालों पहले एक भयानक बीमारी थी। क्षय यानी कि एक तरीके से बुखार होता है और बुखार इतना बढ़ जाता है कि उसका कोई इलाज रहता नहीं था। तभी लेखक को लगता है कि क्या इतने महीनों से बुखार होना यह तपेदिक की ओर इशारा करता है कि उन्हें भी तपेदिक हो गया है। तपेदिक यानी कि क्षय, एक बहुत बड़ा रोग। एलोपैथ का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। देखिए, अगर वह कहते हैं कि उन्हें यह बीमारी हो गई है तो एलोपैथिक का इलाज करवाना उनके बूते के बाहर है, यानी कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वह यह इलाज करवा सके। इसी के साथ आज हम अपना पाठ यहीं पर अधूरा छोड़ते हैं। इससे आगे के लेक्चर में देखेंगे कि लेखक की बीमारी का इलाज कैसे हुआ और आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच।